आगे लिखिएगा उसमें। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर स्थापत्य कला की विभिन्न शैलियां। देखिए, मंदिर स्थापत्य की यानी कि मंदिर को कैसे बनाया गया है, उसका स्टाइल क्या, उसका पैटर्न क्या है, उस हिसाब से हमारे देश में दो मुख्य शैलियां हुई। एक इसको बोलते हैं मंदिर निर्माण की नागर शैली, और दूसरा मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली। तो मुख्य रूप से दो, नागर शैली ये डेवलप किया नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ शैली ये डेवलप किया साउथ इंडिया में, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्रा and some parts of कर्नाटका, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र। मंदिर निर्माण की नागर शैली और मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली। जबकि कर्नाटक में ही पूर्व मध्यकाल में एक तीसरी शैली आई। तीसरी शैली सच में कोई नई तो नहीं थी, लेकिन कॉमन फीचर्स थे नागर और द्रविड़ दोनों को मिला करके। उसको बोलते हैं वेसर, वेसर शैली, मंदिर निर्माण की वेसरा स्टाइल या शैली। अब ये मेनली डेवलप किया कर्नाटक में, विशेषकर कर्नाटक में। तो इसी वजह से चूंकि कर्नाटक में कन्फाइंड रहा, वहीं पे उससे बाहर नहीं निकला ये शैली ज्यादा, तो इसीलिए इसको बोला गया कर्नाटक शैली। कर्नाटक शैली, या फिर इन मंदिरों को जिन राजाओं ने बनवाया वो चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों के थे, तो इसीलिए इसे चालुक्य राष्ट्रकूट शैली भी बोला जाता है। कर्नाटक शैली, वेसर शैली को कर्नाटक शैली और चालुक्य राष्ट्रकूट शैली बोला जाता है। तो इसमें जो खास बात रही वो था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नागर एंड द्रविड़ा, नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नागर एंड द्रविड़ा। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह हुआ
देखिए, बेसिक प्लान लिया गया द्रविड़ शैली से। पैटर्न ऑफ डेकोरेशन, सजावट की पद्धति, ये ली गई नागर शैली से। तो बेसिक प्लान द्रविड़ शैली का, आधारभूत संरचना, आधारभूत योजना द्रविड़ शैली, और सजावट की पद्धति में नागर शैली आया। और साथ ही साथ शिखर बेलनाकार, सिलिंड्रिकल शिखर, बेलनाकार शिखर। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण की वेसर शैली। तो उत्तरी भारत में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा या इधर असम, तो ये शैली आई नागर शैली। और तमिलनाडु, केरल, आंध्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली विकसित हुई। दोनों शैलियों में एक चीज आप देखेंगे, खास बात जो है कि जैसे इसके पहले हम लोगों ने ये जो बेसिक प्लान बनाया हुआ है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि एक स्थान तक तो शिखर सीधे जा रहा है और फिर सडनली यहां पर देखिएगा ना, क्या ले रहा है, कर्व ले रहा है ना। यहां से कर्व लिया हुआ है, तो ऊपर की तरफ सीधे आ रहा है। जो निचला हिस्सा है बेसिक प्लान, वो ऊपर की तरफ सीधे आ रहा है, और शिखर भी काफी हद तक सीधे आया, और अचानक से दो बिंदुओं पर वो अंदर की तरफ कर्व ले रहा है। और ऊपर जहां पे मीटिंग हो रही है, ये मिल रहे हैं दोनों दीवारें, ये ऊपर क्या बना हुआ, ये आमलक बना हुआ, सर्कुलर, एक वृत्ताकार आमलक बना दिया। तो अगर शिखर कर्वीलिनियर है और आमलक सर्कुलर है, तो ये बेसिक पैटर्न किसका है, नागर शैली का है। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें पहला वक्राकार या वक्राकार या रेखा प्रासाद, प्रसाद नहीं, प्र पे आ की मात्रा, वक्राकार या रेखा प्रासाद प्रकार के शिखरों का निर्माण। और दूसरा वृत्ताकार आमलक, सर्कुलर आमलक, curvilinear शिखर, which is also known as rekha prasad type of शिखर, and circular amlak. So these two are considered to be the most important characteristic features of Nagara school of temple architecture. ठीक है, ये जाए। और
साउथ इंडिया या द्रविड़ शैली में इसमें खास बात ये होगी, जैसे कोई भी मंदिर हम देखते हैं द्रविड़ शैली का, देखिए ये बृहदेश्वर टेम्पल है, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिरों का सबसे बड़ा मंदिर, या यूं कह लीजिए कि हमारे पूरे इतिहास में इतना बड़ा मंदिर फिर दोबारा कभी नहीं बना। ये हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर है, बृहदेश्वरा टेम्पल, तंजावर, तमिलनाडु तंजावर में बृहदेश्वरा टेम्पल। अब ये इसको देखिए ना, ये ब्लॉक्स में बना हुआ है, ऊपर का हर एक ब्लॉक नीचे के अपने ब्लॉक से लगातार छोटा होता गया है। 14-15 ब्लॉक्स इसमें दिख रहे हैं और लगातार छोटा गया, होता गया और एक सीढ़ी जैसा पिरामिड नुमा आकृति बन रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं पिरामिडिकल शिखर, पिरामिड नुमा शिखर। पिरामिडिकल शिखर या पिरामिड नुमा शिखर। और अष्टकोणीय छोटे से आकृति के जैसा, अष्टकोणीय छोटे से स्तूप की आकृति के जैसा मिलता जुलता आमलक, अष्टकोणीय छोटे से स्तूप के जैसा मिलता जुलता आमलक। देखिए यहां पे जो आमलक है ना, वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, दूर से आपको हो सकता हो सर्कुलर दिख रहा हो, वो हल्का सा अष्टकोणीय, ऑक्टागोनल है ये। तो पिरामिडिकल शिखर और ऑक्टागोनल स्मॉल स्तूपिका लाइक आमलक, सो दीज टू आर कंसिडर्ड टू बी the most important, two most important characteristic features of Dravida style of temple architecture। तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे द्रविड़ शैली में देखिएगा ना, ये ऐसे गर्भगृह, स्क्वायर गर्भगृह है और इस तरह से ब्लॉक्स बन रहे हैं और एक क्या बना दे रहे ऊपर में, आमलक बन रहा है। तो ये हो गया गर्भा गृह। ये स्क्वायरेड बेस, आधार पर तो वर्गाकार ही है, और ये जो बन रहा है स्टेप्ड पिरामिड, स्टेप पिरामिड बन रहा है। और इसको स्टेप पिरामिड जो शिखर है, एक्चुअली इसको साउथ इंडिया में शिखर नहीं बोलते हैं, विमान बोलते हैं। यानी कि जिसे हम शिखर कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, वो साउथ इंडिया में विमान कहलाता है। विमान मतलब होता है बहुत ऊंचा। ये एरोप्लेन को विमान बोलते हैं ना, कि विमान आधे घंटे देरी से उड़ रहा है, तो विमान मतलब लॉफ्टी, बहुत ऊंचा। और ऑक्टागोनल स्मॉल
उस स्तूपिका आमलक resembles octagonal small स्तूपिका। फिर कलश और कलश में झंडा। और सहायक संरचनाएं वैसी ही होंगी, मंडप और अर्धा मंडप। और एक चीज और होगा, एक वाहन भी होगा। ये है हम्प्ड बुल, माउंट और व्हीकल। हम्प्ड बुल है तो जाहिर सी बात है ये मंदिर किसको समर्पित होगा? भगवान शिव को समर्पित होगा। ये नंदी जी हैं। और टेंपल को घेर दिया जाएगा और फिर क्या बनेगा उसमें? गोपुरम, गोपुरम बनेगा। और साउथ इंडिया में एक चीज और देखने को आपको मिलेगी कि द्रविड़ शैली में, बल्कि एक चीज और होगा, मंदिर प्रांगण का तालाब, टेंपल टैंक जरूर होता है साउथ इंडिया में। टेंपल टैंक ये है। बेसिक प्लान ऑफ अ द्रविड़ टेंपल, द्रविड़ मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर का आधारभूत प्लान या योजना। द्रविड़ शैली के मंदिर की आधारभूत योजना, बेसिक प्लान ऑफ अ द्रविड़ टेंपल। और इसके पहले जो डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, बेसिक प्लान ऑफ अ हिंदू टेंपल लिखा था, वहां पे ब्रैकेट में कर दीजिएगा नागर स्टाइल। पहले वाले डायग्राम, इसके पहले वाले डायग्राम में। इतना बना। ऊपर लिख दिया पहले वाले डायग्राम में नागर, नागर शैली। बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। ये हो गया नागर, नागर शैली। ठीक है ना? तो देखिए, आधारभूत योजना में फर्क नहीं है। फर्क किसमें? शिखर और आमलक में। मुख्य फर्क वही है। एक फर्क और हो सकता है जो कि हुआ भी है, वो ये है कि देखिए साउथ इंडिया में ना टेंपल्स बहुत एक्सटेंडेड रहे हैं। मतलब जो कोर्टयार्ड है, अंदर के जो जगह है, वो बहुत ज्यादा लिया गया है। तो मंदिर प्रांगण या जितना एक्सटेंडेड होगा तो गोपुरम, एक गोपुरम से कम नहीं चलेगा। 1 किलोमीटर का टेंपल कॉम्प्लेक्स है। 1 किलोमीटर के टेंपल कॉम्प्लेक्स में, 1.5 किलोमीटर के टेंपल कॉम्प्लेक्स में मेन एंट्री गेटवे के अलावा भी बीच बीच में क्या बनेगा? इधर नहीं,
और गोपुरम बनेंगे। तो साउथ इंडिया में एक चीज और आप देखेंगे, खासकर मल्टीपल गोपुरम्स बने। 11-11, 13-13 गोपुरम, 9, 7, 9, 11, 13 ऑड नंबर में जाएगा। ऑड नंबर में क्यों जाएगा? क्योंकि एक मुख्य होगा और एक तरफ 3 और 3 6, तो एक मुख्य 7, 4 और 4 दाहिने और बाएं, 4 और 4, तो बीच में एक 8 और एक 9, तो हमेशा ये ऑड में जाता है। ये बात समझ में आई? अलग से लिखिएगा। नागर शैली, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि केवल द्रविड़ में होगा। आमतौर पे द्रविड़ शैली के मंदिरों में टेंपल टैंक्स रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के टेंपल्स में आमतौर पे टेंपल टैंक्स नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में रहे हैं। जैसे खासकर गुजरात और राजस्थान के उत्तरी भारत वाले जो नागर शैली वाले मंदिर हैं, वहां टेंपल टैंक बनते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा उसको, नागर स्टाइल। तो नागर स्टाइल में सब डिविजन्स हैं, 3 उपशैलियां या उपविभाजन, नागर शैली के उपविभाजन। तो नागर शैली का भी हमने उपविभाजन किया हुआ है, और उपविभाजन करने पे हमने देखा कि 3 उपशैलियां या उपविभाजन है। एक जिसको कहा जाता है लैटिना या रेखा प्रासाद। दूसरा उपविभाजन कहलाता है फम्सना। फम्सना। और तीसरा कहलाता है वल्लभी टाइप। लैटिना और रेखा प्रसाद, फम्सना एंड वल्लभी टाइप। अब ये ना सब डिविजन्स हैं। अब लैटिना ये टिपिकल, ये बेस्ट एग्जांपल है नागर शैली का। इसमें हर हालत में कर्विलिनियर शिखर एंड सर्कुलर आमलक, वक्राकार शिखर और वृत्ताकार आमलक। कर्विलिनियर शिखर एंड सर्कुलर आमलक। इसमें लिखिएगा उड़ीसा के मंदिर इस उपविभाजन के बेहतरीन उदाहरण है। उड़ीसा के मंदिर इस उपविभाजन या रेखा प्रसाद मंदिरों के बेहतरीन उदाहरण हैं। जैसे पुरी अवस्थित, उड़ीसा में पुरी अवस्थित जगन्नाथ मंदिर। सो जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेखा प्रासाद और लैटिना सब डिवीजन ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। देखिए
देख रहे हैं ना, ये जगन्नाथ टेम्पल, पुरी अवस्थित जगन्नाथ मंदिर। देखिए इस मंदिर की ये खास बात क्या है, देख रहे हैं निचला इस शिखर, मेन टेम्पल टावर और शिखर, विच इज कर्वी लीनियर हैविंग सर्कुलर सरमाउंटेड बाय अ सर्कुलर आमलक एंड अ कलश। जबकि गर्भगृह के सामने दो सहायक संरचनाएं हैं, मंडप और अर्धमंडप। ओडिशा में मंडप और अर्धमंडप को दूसरा नाम दे दिया गया। एक को बोला गया भोग मंदिर, डाइनिंग हॉल, और एक को बोला गया नट मंदिर, डांसिंग हॉल। और गर्भगृह को गर्भगृह ना बोल करके वहां पे बोलते हैं देउल, देउल, DEUL, देउल। तो बाकी जगह गर्भगृह हम बोल रहे हैं और उड़ीसा के मंदिरों में देउल बोला जाता है। और सहायक संरचनाओं को भोग मंदिर और नट मंदिर, जबकि बाकी जगहों पे मंडप और अर्धमंडप बोला जाता है। ठीक है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, लैटिना और रेखा प्रसाद। अब दूसरा जो सब डिवीजन है नागर शैली में वो फम्सना। फम्सना कुछ नहीं है, दरअसल लैटिना का ही छोटा वर्जन है। अगर लैटिना मंदिर छोटे और चौड़े हैं तो उसी को क्या कह दे रहे हैं, फम्सना कह दे रहे हैं। तो ब्रॉडर एंड shorter version of Latina is called फम्सना। आधार पर विस्तृत परंतु छोटे मंदिरों को, आधार पर विस्तृत परंतु आकार में छोटे मंदिरों को लैटिना ना बोलकर, लैटिना ना कहकर या लैटिना ना बोलकर फम्सना कहा जाता है। लैटिना ना बोलकर फम्सना कहा जाता है या बोला जाता है। सो ब्रॉडर एंड शॉर्टर वर्जन ऑफ लैटिना इज कॉल्ड फम्सना। तो फम्सना अपने आप में कोई भी इंडिपेंडेंट सब डिवीजन नहीं है, वास्तव में वो लैटिना ही है, लेकिन आधार पे विस्तृत होगा, एक्सटेंडेड होगा, हाइट ज्यादा नहीं होगी, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जबकि वल्लभी टाइप में ये अलग होता है। ये देखिए वल्लभी टाइप। तो वल्लभी टाइप में एक चीज देखेंगे कि बेस पर ये टेंपल स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगुलर है। बाकी गुंबद भी इसका, शिखर भी, गुंबद कह रहा हूं सॉरी, शिखर इसका गुंबदाकार है। ये दो बड़े इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये है तो नागर शैली में ही, लेकिन काफी बदला हुआ मंदिर है, तो इसीलिए इसको अलग से उपविभाजन में डाल देते हैं। तो ये गुजरात में ज्यादा बने, रेक्टेंगुलर एट बेस, आधार पर आयताकार, और गुंबदाकार शिखर, आधार पर आयताकार एवं गुंबदाकार शिखर। या ऐसे मत लिखिए ना, गुंबदाकार तो एग्जैक्टली नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं
वैगन वॉल्टेड शिखर। वैगन मतलब होता है रेक्टेंगुलर डिब्बा, वैगन आर, मारुति सुजुकी वैगन आर। तो वैगन आर है ना, बेस पे रेक्टेंगल है और ऐसे ऊपर जाने दीजिए और उसका छत ऐसे घुमा दीजिए तो वो वैगन आर टेम्पल हो जाएगा, शिखर। उसी को बोलते हैं वैगन वॉल्टेड शिखर। इसका हिंदी में क्या बोलते इसको नहीं पता मेरे को, वैसे ही लिख के छोड़ दीजिएगा, वैगन वॉल्टेड शिखर। तो ये वल्लभी टाइप, ये कहां पॉपुलर रहा? वल्लभी जगह, गुजरात में तो वल्लभी जगह ही है ना, इसलिए इसको वल्लभी टाइप बोलते हैं। ये सब डिवीजन है। लेकिन एक चीज देखिएगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, असम, अलग अलग क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी भिन्न भिन्न है। तो मंदिर भले ही नागर शैली में ही मंदिर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी उन मंदिरों में आपको क्या दिखाई देगी? वेरिएशंस दिखाई देंगे, क्षेत्रीय भिन्नताएं दिखाई देंगी। तो ये तो सब डिवीजन हुआ ना। इसके बाद लिखिएगा रीजनल वेरिएशंस, क्षेत्रीय भिन्नताएं। क्षेत्रीय भिन्नताएं, और इसमें एक तरफ लिखिएगा वेस्ट इंडिया टेम्पल्स, बीच में लिखिएगा सेंट्रल इंडिया टेम्पल्स, और तीसरी तरफ लिखिएगा ईस्ट इंडिया टेम्पल्स। वेस्ट इंडिया टेम्पल्स में आ गया टेम्पल्स ऑफ गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। गुजरात एवं राजस्थान के कुछ भागों के मंदिर पश्चिमी भारत के मंदिरों में आते हैं। सेंट्रल इंडिया टेम्पल्स में हम लोग मेनली इंक्लूड करते हैं इसमें टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश है वो, इसको ज्योग्राफिकली मत लीजिएगा, है ना, ये ज्योग्राफी नहीं है, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ढूंढने लगिएगा। सेंट्रल इंडिया टेम्पल और ईस्ट इंडिया टेम्पल्स में आते हैं टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, बंगाल एंड असम। ओडिशा, बंगाल एंड असम। अगर आप कभी इधर घूमने जाएंगे, इधर मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार वाली साइड में जाएंगे ना, मेहरौली की तरफ जाएंगे, तो उधर आपको कुछ मंदिर दिखाई देंगे जो हैं तो दिल्ली में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, लेकिन वो मंदिर पूरे तरीके से साउथ इंडिया स्टाइल में बने हुए हैं, द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो अगर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और दिल्ली में अवस्थित है तो किस शैली में आएगा? द्रविड़ शैली में ही आएगा, क्योंकि यहां भूगोल नहीं ढूंढ रहे हैं हम, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं ढूंढ रहे हैं, कल्चरल पैटर्न, स्टाइल ढूंढ रहे हैं हम। तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, इवन जेएनयू की तरफ भी कुछ मंदिर आपको मिलेंगे जो हैं तो दिल्ली में, लेकिन स्टाइल उनकी द्रविड़ शैली की है, ठीक है ना। तो वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया टेम्पल्स। तो शुरुआती दौर में जब मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था, इन द बिगिनिंग
temples were constructed in the central India. प्रारंभिक मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में हुआ था. और मूल रूप से उनका निर्माण गुप्त काल में किया गया था. मूल रूप से उनका निर्माण गुप्त काल में किया गया था. यानी कि आज से 1500-1600 साल पहले मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था. तो सबसे पुराना मंदिर जो हमारे देश में है, सबसे पुराना मंदिर जिसको माना जाता है कि पहला मंदिर है शायद, वो ईंटों का बना हुआ एक छोटा सा कमरा जो कि अब खंडहर हो चुका है, वो आज से 2100 साल पहले का है. प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का है. यानी कि याद करिए, उस समय जब भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का उदय हो रहा था और भक्ति की संकल्पना आ रही थी, तभी एक मंदिर बनाया गया था. सो द ओल्डेस्ट टेम्पल इज, देखिए, प्राचीनतम मंदिर मध्य प्रदेश के सांची में अवस्थित है. जिसका निर्माण प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था. परंतु विधिवत रूप से मंदिरों का निर्माण कार्य चौथी एवं पांचवी शताब्दियों में गुप्त काल में प्रारंभ हुआ. इसी को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ना, सेंट्रल इंडिया टेम्पल्स, इसी डिस्कशन को आगे ले रहे हैं. फिर आएंगे वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया टेम्पल्स. देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रारंभिक मंदिरों का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें गर्भगृह के ठीक ऊपर एक शिखर का निर्माण कराया गया था. यह कराया गया है जिसमें गर्भगृह के ठीक ऊपर एक शिखर का निर्माण कराया गया है.
ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये प्रारंभिक मंदिरों का उदाहरण है, प्रारंभिक मंदिरों का बेहतरीन उदाहरण है, प्रारंभिक मंदिरों में। और देखिए इसमें एक कक्ष है, कमरा है, छोटा सा प्रवेश द्वार है, गर्भगृह है ना, ये गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर एक शिखर ईंटों का बनाया, देखिए शिखर ये काफी टूटे फूटे हालत में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये यूजुअल टेम्पल है। तो शुरुआत में जब मंदिर बने तो सिर्फ गर्भगृह बना, फिर अगले चरण में गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाए गए, ठीक है ना। फिर आगे आने वाले समय में गर्भगृह के सामने मंडप और अर्धमंडप बनाए गए, फिर गोपुरम, फिर बाउंड्री वॉल, ऐसे करके चरणबद्ध तरीकों से मंदिरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, विकास हुआ है। तो पहले चरण में सिर्फ छोटे छोटे कमरे, दूसरे चरण में कमरों के ऊपर शिखर, तीसरे चरण में शिखर गर्भगृह के सामने, शिखर और गर्भगृह के सामने मंडप और अर्धमंडप, ऐसे करके धीरे धीरे डेवलप हुए हैं टेम्पल्स। तो मंदिर सही मायनों में जिसे हम मंदिर कह सकते हैं वो कब बने? गुप्त काल में बने। और 2100 साल पुराना जो सांची में अवस्थित मंदिर है वो एकदम प्रारंभिक मंदिर है, जो एक छोटा सा कमरा बस था, जो अब टूटे फूटे हालात में है, खंडहर हो चुका है, ठीक है ना। ये बेस्ट स्पेसिमेन है अर्ली टेम्पल्स का जो अभी तक बचा हुआ है। आगे लिखिएगा, इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया। जिसके अंतर्गत मुख्य देवता के अतिरिक्त चारों कोनों पर चार अन्य देवताओं की मूर्तियां प्रतिस्थापित की गईं। चारों कोनों पर चार अन्य देवताओं की मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई। बीच में गर्भगृह के बीच में विष्णु जी की मूर्ति लगा दी मान लीजिए, तो चारों कोनों पर चार और देवता की मूर्तियां लगा दी। तो कितना डायमेंशन हो गया? 5 हो गया ना। एक गर्भगृह हो गया और चारों कोनों पे चार और। इसी को बोलते हैं पंचायतन शैली, पंचायतन स्टाइल। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायतन शैली से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। लिखिए, पैरा बदल के लिखिएगा। छोटी आकृति के कई मंदिरों का निर्माण कई मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे कि खजुराहो के मंदिर, जिसमें विष्णु जी को समर्पित लक्ष्मण मंदिर
खजुराहो का सबसे बेहतरीन मंदिर है, खजुराहो का सबसे बेहतरीन मंदिर है जिसे भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। और जिसका निर्माण 954 ईस्वी में और जिसका निर्माण 954 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंग ने कराया था। चंदेल राजवंश के राजा धंग ने कराया था। खजुराहो मंदिरों का एक अन्य बेहतरीन उदाहरण, आगे लिखिए, खजुराहो मंदिरों का एक अन्य बेहतरीन उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। जो भगवान शिव को समर्पित है। देखिए, ये कंडरिया महादेव मंदिर है और इस मंदिर में खास बात ये देखिएगा कि सबसे ऊंचा, खैर सबसे ऊंचा शिखर जो दिखाई दे रहा है वो किसके ऊपर बना होगा? जाहिर सी बात है ना, गर्भगृह के ऊपर बना होगा। शेप वही है, कर्वीलिनियर, और आमलक सर्क्यूलर है। ठीक है, ये गर्भगृह का शिखर है। और गर्भगृह के शिखर के अलावा जो सामने की गर्भगृह के सामने के सहायक संरचनाएं हैं, महामंडप, मंडप, अर्धा मंडप, उनके ऊपर भी स्मॉलर डायमेंशंस के छोटे छोटे आकार के शिखर बनाए गए हैं। एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि हर अगला शिखर अपने पिछले वाले शिखर से थोड़ा ऊपर गया है, यानी कि इसको एक पहाड़ी का आकार देने का प्रयास किया गया। हिल, पहाड़ी, जैसे ये कैलाश की पहाड़ियां हो और ये भगवान शंकर वहां निवास कर रहे हो। तो ये डेलिबरेटली बनाया गया, बड़े सोच समझ के बनाया गया। एक चीज और देखिएगा कि सुपर स्ट्रक्चर्स में जो ऊपर की संरचनाएं हैं उनके बीच में जो वेस्टिब्यूल है या अंतराल है, अंतराल ज्यादा नहीं छोड़ा गया है, जबकि जगन्नाथ मंदिर या बाकी के मंदिरों में अंतराल काफी ज्यादा छोड़ा गया। तो खजुराहो मंदिरों को कॉम्पैक्ट बनाया गया है और अंतराल, वेस्टिब्यूल्स ज्यादा नहीं छोड़े गए हैं। और प्लिंथ जो लिया गया है, प्लिंथ, चबूतरा, प्लेटफॉर्म, ये बहुत ऊंचा लिया गया है। रेज्ड प्लेटफॉर्म, ज्यादा प्लेटफॉर्म लिया गया है, जबकि बाकी जगहों के मंदिरों में प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा, प्लिंथ या प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा नहीं लिया गया है। ठीक है ना। और
एक खास बात खजुराहो के मंदिरों की जो दूसरी कहीं जगह पे देखने को नहीं मिलती है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सटे हुए हिस्सों में ये देखने को मिल जाएगी, या बनारस में यहां देखने को मिल जाएगी। बनारस, इलाहाबाद, है ना, सोनभद्र, यूपी में भी कुछ मंदिर दिखेंगे वैसे। यहां देखिए, एक शिखर, फिर ये छोटा शिखर, ये छोटा शिखर। तो एक मुख्य शिखर के साथ कई छोटे छोटे शिखरों का निर्माण कराया गया। निकले हुए शिखर हैं, इनको बोलते हैं उरु श्रृंग, निकला हुआ सींग, उरु श्रृंगा। तो ये जो स्टाइल डेवलप किया, ये मध्य प्रदेश के मंदिरों में खजुराहो, कालिंजर, महोबा, और उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, बनारस, इलाहाबाद, यहां के मंदिरों में दिखाई दिया। बाकी ये स्टाइल, मिनिएचर शिखर वाला जो स्टाइल है, ये ना तो साउथ इंडिया में पॉपुलर हुआ और ना ही उड़ीसा या गुजरात की तरफ पॉपुलर हुआ। ये मध्य भारत में ही लोकप्रिय हुआ। उरु श्रृंग या न्यूमरस शिखराज ऑफ स्मॉलर डायमेंशंस वर कंस्ट्रक्टेड अलोंग विथ द मेन टेंपल टावर और मेन शिखर कंस्ट्रक्टेड एग्जैक्टली अबव द सैंक्टम सैंक्टोरम। ठीक है ना? तो लिखिएगा, खजुराहो मंदिरों की विशेषताएं। Characteristics of Khajuraho temples. Characteristics of Khajuraho temples. पहला, खजुराहो मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे, खजुराहो मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे या प्लेटफॉर्म पर कराया गया है। दूसरा, खजुराहो मंदिरों के सभी घटक आपस में सटे हुए हैं। खजुराहो मंदिरों के सभी घटक आपस में सटे हुए हैं, जिनके मध्य अंतराल बहुत कम छोड़ा गया है। जिनके मध्य अंतराल बहुत कम छोड़ा गया है। तीसरा, मुख्य शिखर के साथ कई सारे छोटे छोटे शिखरों का निर्माण कराया गया है। जिन्हें जिन्हें उरु श्रृंग नाम दिया गया है। नेक्स्ट में लिखिएगा, खजुराहो मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में कराया गया है।
और लास्ट में लिखिएगा खजुराहो के मंदिर अपने मिथुन आकृतियों के लिए भी जाने जाते हैं, इरोटिक इमेजेस, मिथुन आकृतियों के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल विशेषता होगी इसमें से। अब देखिए मैटर वही है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन जाएगा तो प्रीलिम्स में आ जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा तो वो मेंस में हो जाएगा। ठीक है ना, पढ़ते हम लोग एक साथ ही हैं। तो ये हो गया सेंट्रल इंडिया टेम्पल्स। फिर लिखिएगा ईस्ट इंडिया टेम्पल्स, पूर्वी भारत के मंदिर। ईस्ट इंडिया टेम्पल्स, इसमें क्या आ जाएगा? टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, बंगाल एंड असम। और खासकर उड़ीसा ही, बंगाल और असम में तो बहुत कम है ऐसे मंदिर। और उड़ीसा में दो जगहों पे ऐसे बहुत मंदिर है, एक तो पुरी और दूसरा कोणार्क। पुरी और कोणार्क। और खास बात यह है, शिखरास आर कंस्ट्रक्टेड इन कर्विलिनियर शेप। शिखरों का निर्माण वक्र आकार में किया गया है। जबकि आमलक का आकार वृत्ताकार रखा गया। जबकि आमलक का आकार वृत्ताकार रखा गया। अब यहां पर शब्द बदल रहे हैं, तो गर्भगृह हो गया देउल, देउल के ऊपर वक्राकार शिखर, वृत्ताकार आमलक, कलश और झंडा, देउल। और मंडप को भोग मंदिर, अर्ध मंडप को नट मंदिर। ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा बदलिएगा, इसमें चूंचा मत करिएगा, चुपचाप उसको काट के टिक कर दीजिएगा। ये हो जाएगा जगमोहन। ठीक है ना, थोड़ा सा प्लान चेंज करो। जगमोहन, जगमोहन मतलब मोहन के लिए पूरा जग आया है, सारे लोग उमड़ आए हैं। मोहन कौन? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान कौन? भगवान विष्णु के अवतार। ठीक है ना, इसीलिए वो तो जगमोहन। तो एक मंडप हो गया जगमोहन, और दूसरा मंडप को इस्तेमाल में लाया जा सकता है भोग या नट, भोग या नट मंदिर। और गर्भगृह हो गया देउल।
शब्द बदले गए हैं बस, बाकी वही है। गोपुरम। ये है उड़ीसा टेम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेखा, प्रासाद और लैटिना टेम्पल्स। सब डिवीजन है ना, नागर में सब डिवीजन है, उसका बेहतरीन उदाहरण है। दो मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं यहां के, तीसरा मंदिर भी प्रसिद्ध है। एक मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। दूसरा मंदिर भगवान जगन्नाथ के लिए, पुरी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तीसरा मंदिर भगवान शिव के लिए, लिंगराज मंदिर। तीन मंदिर बड़े प्रसिद्ध है इसमें, जिसमें से दो पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक तरफ लिखिएगा, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं इसे। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कई जगह पे सूर्य मंदिर बने हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों को पर्टिकुलरली देखना पड़ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट, बैंक नोट पे आया ना, 10 रुपए के बैंक नोट पे आया कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये देखिए, ये सूर्य मंदिर है कोणार्क का। मंदिर कहां है? मंदिर तो है ही नहीं अब। मंदिर इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बचा नहीं। ये जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये गर्भगृह है, और गर्भगृह ही नहीं है। ब्रिटिश पीरियड में ये कोलैप्स कर गया था, गर्भगृह और उसके ऊपर का शिखर। तो चूंकि गर्भगृह नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, संरचना रह गया है अब ये, और यहां पूजा पाठ नहीं हो सकता है। अगर मंदिर में गर्भगृह नहीं है तो मूर्ति भी नहीं है, और भगवान की मूर्ति नहीं है तो पूजा भी नहीं हो पाएगी। सो इट्स अ रूइंड, इट्स अ ब्रोकन टेम्पल, टूटा हुआ मंदिर है। और गर्भगृह और उसके ऊपर का विशालकाय शिखर अब अपने मूल स्थान पर नहीं है। ब्रिटिश काल में टूट गए थे, जो थोड़ा बहुत रिपेयर हो पाया वो किया गया, उसके बाद नहीं। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जगमोहन है, जगमोहन और उसके ऊपर का शिखर है, और ये पूरा प्लिंथ। आगे जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे कि कोई इस मंदिर को खींच रहा हो, जानवर इस मंदिर को खींच रहे हो। तो दरअसल इस मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया, ग्रेनाइट की चट्टानों से, गाढ़े डार्क ग्रेनाइटिक रॉक से बनाया गया, और रथ का आकार दिया गया। और बड़े खूबसूरती तराशे गए पत्थर भी बनाए गए इसमें, पत्थरों पे कटिंग करके दरअसल पहिए का शेप दिया गया है। चैरियट है ना, रथ है ये, रथ के आकार में, तो रथ में पहिए भी लगे होंगे, तो पहिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। और बड़ी अच्छी सजावट है पहियों पे, बहुत बारीक सजावट है। जबकि ग्रेनाइट की चट्टानों को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसके बावजूद बेहतरीन और बहुत सूक्ष्म सजावट है, कारीगरी, ये बेहतरीन कारीगरी है। ये अपने जमाने का इंजीनियरिंग मार्वल है, शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है।
ठीक है ना। और तो और ये सिर्फ पहिए नहीं है, इससे आप अपनी घड़ी मिलाइए, मुश्किल से 3-4 मिनट का फर्क आएगा। ये सूर्य घड़ी है, सन डायल। और 24 घंटों को 3-3 घंटों के 8 स्लॉट में बांट दिया गया। 8 3 24। बड़ी वाली जो तीलियां हैं, 1 2 3 इधर, 2 आमने सामने, 5 और 3 8। और हर 2 तीली के बीच में यहां से यहां तक धूप पड़ने में कितने घंटे निकल जाएंगे? 3 घंटे निकल जाएंगे। ठीक है ना। 24 घंटों को 3 के 8 में बांटा गया है। और फिर तो 3 घंटे में कितने मिनट हो गए? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स को फिर डिवाइड किया गया ये बीच में पतली बीड्स वाली लाइन से। इधर से इधर 90 मिनट, इधर से इधर 90 मिनट, हो गया 180 मिनट। और हर बीड अपने आप में 3 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे करके। और ये जबरदस्त घड़ी है, सूर्य घड़ी बोलते हैं इसको, सन डायल या सूर्य घड़ी। तो ये पूरा सटीक समय आपको बता देगी। ये तो ये टूट चुका है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, डेडिकेटेड टू सन गॉड, सूर्यदेव को समर्पित। जिसका निर्माण उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के शासक, उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण गहरे ग्रेनाइट की चट्टानों से किया गया है। गहरे ग्रेनाइट की, या क्या बोलेंगे, भूरे ग्रेनाइट, जो भी, डार्क ग्रेनाइट, गहरे या भूरे ग्रेनाइट की चट्टानों से किया गया। मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है। जिसमें खूबसूरती से तराशे गए पत्थर के पहियों का निर्माण भी किया गया। खूबसूरती से तराशे गए पत्थरों के पहियों का निर्माण भी किया गया है। पहिए वास्तव में सूर्य घड़ी की भांति कार्य करते हैं। पहिए वास्तव में सूर्य घड़ी की भांति कार्य करते हैं। ठीक है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। दूसरा स्पेसिमेन लीजिएगा। पुरी अवस्थित जगन्नाथ मंदिर।
जो कि जगत के नाथ भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को समर्पित, जो कि जगत के नाथ भगवान विष्णु यानी कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण, इस मंदिर में भगवान कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा की मूर्तियां, बहन सुभद्रा की मूर्तियां, सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, ठीक है ना। कृष्ण जी की सिस्टर सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यह अपने आप में अनोखी बात है कि मूर्तियां लकड़ी की हैं, क्योंकि बाकी सारे मंदिरों में मूर्तियां या तो पत्थर की होती हैं या फिर मेटल की होती हैं, लकड़ी की मूर्तियां नहीं बनती हैं। लेकिन इस मंदिर में यह एक्सेप्शनल बात है कि यहां मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं, और या तो 12 साल, हर 12 साल के बाद या तो 19 साल के बाद उन लकड़ी की मूर्तियों को रिप्लेस कर दिया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। और शर्त यह है कि लकड़ी चंदन की होगी, चंदन की लकड़ी होगी, और हर पेड़, हर चंदन के पेड़ का नहीं, उस पेड़ का जिसके पास सांप का बिल होगा और टर्माइट, दीमक का बॉम्बी होगा, वो घर होगा पूरा, उसी पेड़ की लकड़ी ली जाती है। और ऐसा मिल जाता है क्योंकि चंदन के जंगलों में सांप और ये टर्माइट्स होते ही होते हैं, रहते ही हैं, ठीक है ना। तो इसमें आगे लिखिएगा, प्रत्येक 12 या 19 वर्षों के पश्चात इन मूर्तियों को बड़े सांस्कारिक तरीके से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह मंदिर वार्षिक रथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। हर साल यहां पे रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। इसका निर्माण किया था, लिखिएगा, इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के शासक उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के शासक अनंत वर्मा ने करवाया था। यह बात है 12वीं शताब्दी की। अनंत वर्मा ने करवाया था। रहने देते हैं, थक गया, थक क्या गया। दरअसल ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन गर्म हो गई, तो ये दोनों उंगलियां एकदम गर्म हो गई हैं लिखते लिखते।
ये पूरा स्क्रीन टच करने से गर्म हो जाता है। चलिए, अभी आज कौन सा डे? संडे हो गया, कल सैटरडे संडे, फिर नेक्स्ट वीकेंड जब भी होगा तो हम लोग आगे यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं। पवित्र मानते हैं ना चंदन को, इसलिए सैक्रेड माना जाता है। नहीं, वो तो दो कंडीशन।